क्लासेस। बेटा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। हम पूरा सॉल्ट मार्च के बारे में इसमें पढ़ेंगे और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जिसे हम कहते हैं। महात्मा गांधी फाउंड इन सॉल्ट अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन ऑन 31 जनवरी। ये डेट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। 1930 इन्होंने एक लेटर लिखा, किसको? लॉर्ड वाइसरॉय इरविन को। ठीक है, उस वक्त के ये हमारे वाइसराय हुआ करते थे जिनका नाम था इरविन। अब यहाँ पे इन्होंने क्या रखा, अपने उनके सामने 11 डिमांड्स रखी। मतलब 31 जनवरी 1930 को इन्होंने एक लेटर लिखा वाइसराय इरविन को, जिनमें उन्होंने कुल मिलाकर 11 डिमांड्स रखी। अच्छा, उसमें से कुछ डिमांड्स जर्नल इंटरेस्ट की थी और बाकी जो थी वो स्पेसिफिक डिमांड्स थी, कुछ क्लासेस से, इंडस्ट्रीज से लेकर पीजेंट्स तक की थी। ठीक है, अब हुआ ये कि जितने भी लोग थे, इंडियन सोसाइटी थे, वो कहीं ना कहीं अपने आप को आइडेंटिटी कर रहे थे अपने से रिलेटेड चीज़ों को, सो दैट कि हर कोई एक यूनाइटेड कैंपेन कर सके। मतलब हर लोगों की डिमांड कुछ न कुछ यूनाइट कर रही थी। तो गांधी जी चाहते थे कि हम सभी डिमांड्स को लेकर के वाइसराय के पास जाएं और वाइसराय कुछ न कुछ इसका उपाय निकाले। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ थी वो थी नमक पे टैक्स जो लगता था उसको एबॉलिश करना। ये भी एक डिमांड थी। ठीक है, और सॉल्ट एक ऐसी चीज़ था जो कंज्यूम करता था रिच आदमी भी और पुअर आदमी भी। एंड ये हम बात करें, और एक ऐसी चीज़, मतलब ऐसा नहीं कि जो अमीर है तो वो बहुत ज़्यादा खाएगा नमक, ऐसा तो है नहीं। मतलब एक एसेंशियल, एक ज़रूरी आइटम खाने में पड़ता ही पड़ता था, और उस पर भी टैक्स लगाना, ऊपर से गवर्नमेंट का मोनोपोली होना। मोनोपोली का मतलब होता है बेटा एकाधिकार, यानी गवर्नमेंट के ऊपर पास राइट था कि सिर्फ वही ही नमक बना सकती थी, वही उसका प्रोडक्शन कर सकती थी। तो महात्मा गांधी ने क्या डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये जो ब्रिटिशर्स हैं, ये भाई ये बहुत ही गलत काम कर रहे हैं। तो उनका जो ऑप्रेसिव फेस था, कुल मिलाकर के जो अत्याचार करने वाला फेस था, वो लोगों के सामने महात्मा गांधी ने रखा। अब हुआ ये कि महात्मा गांधी का लेटर जो था वो एक अल्टीमेटम की तरह था। अल्टीमेटम चेतावनी की तरह समझिए। और अगर इन्होंने ये भी बोल दिया कि अगर मेरी डिमांड्स को नहीं फुलफिल किया जाएगा बाय 11 मार्च, तो भाई मैं क्या कर दूंगा, कांग्रेस वुड स्टार्ट या लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन। ठीक है, ये चीज़ हुआ। अब इरविन जो था वो अनविलिंग था, वो नहीं चाहता था कि इस पे हम कुछ नेगोशिएट करें या बातचीत करें। तो महात्मा गांधी ने क्या कर दिया, अपना फेमस सॉल्ट मार्च कर दिया अपने 78 ट्रस्टेड वॉलेंटियर्स के साथ मिल करके। मतलब जो भरोसेमंद वॉलेंटियर्स थे ना, उनके साथ मिल करके। अब ये जो स्टेटमेंट आता है, बहुत बार बोर्ड में ये क्वेश्चन करेक्ट द स्टेटमेंट में आ जाता है, जहाँ पे ट्रस्टेड की जगह अनट्रस्टेड वॉलंटियर कर दिया जाता है, या 78 की जगह 102 कर दिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कितने वॉलंटियर्स के साथ इन्होंने अपना सॉल्ट मार्च स्टार्ट किया। अब मार्च कहाँ से शुरू हुआ वो देख लेते हैं। गांधी जी के आश्रम से कहाँ तक ये लोग गए? दांडी तक गए। दांडी क्या है? गुजरात में एक कोस्टल टाउन है, यानी समुद्र के पास एक कोस्टल एरिया है, जहाँ पे गांधी जी साबरमती से चल करके दांडी तक पहुँचते हैं। 240 माइल्स तक का रास्ता था। अब वॉलंटियर्स क्या करेंगे, 24 डेज तक चलते थे और अबाउट 10 माइल्स अ डे चलते थे। ठीक है, बहुत सारे लोग सुन करके महात्मा गांधी जहाँ जहाँ रुकते थे वहाँ पे मिलने आते थे, और ये लोगों को बताते थे कि भाई स्वराज का मतलब क्या है। ठीक है, और उनसे अर्ज करते थे कि भाई कुल मिलाकर के ब्रिटिशर्स को हमें उनके अगेंस्ट होना है, उनके खिलाफ हमें इस यात्रा में पार्टिसिपेट करना है। फाइनली 6 अप्रैल को देखो हुआ क्या, कब ये चले, अपना जब फेमस सॉल्ट मार्च इन्होंने किया, स्टार्ट किया, और 6 अप्रैल को ये पहुंचते हैं कहाँ पे? दांडी पे। और कुल मिला के वहाँ कुछ एक सेरेमोनियल चीज़ें होती हैं, लोग इकट्ठा होते हैं, लॉ को वॉयलेट किस तरीके से करते हैं। एक बॉइलिंग जो सी वाटर, बॉइलिंग सी वाटर का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे नमक पानी में धुआं निकल रहा था, नहीं। सॉल्ट बनाने के लिए जैसे एक्यूमुलेट करते हैं, वाटर को सुखाने के लिए रख देते हैं, और जब वो सॉल्ट बनता है तो इन्होंने हाथ में अपने नमक, जिसे बोलते हैं कि नमक लेकर के उन्होंने फाइनली ये बोला, फाइनली हमने सॉल्ट लॉ को क्या किया है, ब्रेक किया। ठीक है, तो ये पैराग्राफ बेटा अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस पैराग्राफ को आप हर कोई इसे याद कर लेगा। 101% क्वेश्चन आता ही आता है इस पर, आपको भी पता होगा।
ठीक है। अब दिस मार्क द बिगनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और यही था हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का शुरुआत। एंड हाउ वाज द मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि आप सिविल डिसोबीडियंस को नॉन कॉपरेशन से कैसे जोड़ते हैं या अलग करते हैं बेसिकली। तो पीपल वर नाउ आस्क्ड नॉट टू रिफ्यूज कॉपरेशन। तो क्या कहा गया इनसे ये बोला गया कि विद द ब्रिटिश एज दे हैड डन इन 1921 और 22। जैसे 1921-22 में इन लोगों ने हर चीज़ को कॉपरेशन करने से मना कर दिया था, बल्कि इस बार ये बोला सिर्फ कॉपरेट नहीं करना है आपने, सिर्फ मतलब इनकॉपरेट नहीं करना है, मतलब आपने सहयोग नहीं करना है, इन लोगों को हेल्प नहीं करनी है। साथ साथ में आपने कॉलोनियल रूल्स को ब्रेक भी करना है। यहाँ पे कानून तोड़ा गया था, वहाँ पे हम लोगों ने डिनाई किया था कि हम आपको हेल्प नहीं करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, कानून को ब्रेक किया। बहुत सारी कंट्रीज़ के डिफरेंट पार्ट्स में हज़ारों की संख्या में सॉल्ट लॉ को जगह जगह ब्रेक किए गए, सॉल्ट को मैन्युफैक्चर किया गया, उस चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट किया गया। गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज़ के सामने लोगों ने नमक को बना के नमक कानून तोड़ा। और जैसे ही मूवमेंट स्प्रेड हुआ, जो फॉरेन क्लोथ्स था उसको भी बाइकआउट करना शुरू कर दिया, लिकर शॉप्स को भी उखाड़ के लोगों ने फेंकना शुरू किया। शॉप्स में पिकेट मतलब भी तोड़ फोड़ की गई। पीजेंट्स ने रिफ्यूज़ कर दिया कि भाई हम रेवेन्यू और जो चौकीदारी टैक्सेस थे वो नहीं देंगे। चौकीदारी टैक्सेस मतलब कुछ विलेजेस में कुछ एक पर्टिकुलर एक ऑफिशियल होता था, उस चौकीदारी करने के लिए उसको टैक्सेस पे किया जाता था गवर्नमेंट को, और ये जो ब्रिटिश सिपाही हुआ करता था, तो लोगों ने वो टैक्सेस देने से मना कर दिया। जो विलेज ऑफिशियल्स थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। बहुत सारे लोगों पे फॉरेस्ट पीपल ने फॉरेस्ट लॉ को वॉयलेट किया। लोग रिजर्व फॉरेस्ट तक में चले गए अपने वुड्स को कैटल को ग्रेज करने के, कैटल्स का ग्रेजिंग करवाने के लिए। हमें पता है कि रिजर्व फॉरेस्ट वर ओनली रिजर्व फॉर द ब्रिटिश पीपल, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई, मतलब एक बहुत ही आंदोलन वाला, मूवमेंट वाला सिनेरियो हर जगह चल रहा था। अब हुआ ये, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वो बड़ी चिंताजनक हो गई, बहुत चिंतित हो गई। अब इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, कांग्रेस लीडर को 1 by 1 अरेस्टेशन शुरू कर दिया। अब उससे क्या होगा, उससे ये होगा क्लैशेस होंगे लीडर्स के बीच में और ऑफिशियल्स के बीच में। तो एक हुआ करते थे खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। एक ये डिसिपल थे महात्मा गांधी के, एंड ही वाज फ्रॉम पेशावर, एंड उनको हम फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं। फ्रंटियर गांधी इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लेंगे। इनको भी अरेस्टेशन हुआ 1930। जो एंग्री क्राउड थी बेसिकली, वो पेशावर की स्ट्रीट पे डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, ये लोग विद्रोह कर रहे थे, और पुलिस ने फायरिंग करनी शुरू कर दी। वहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए। और 1 महीने बाद जब महात्मा गांधी ने खुद को अरेस्ट करवाया, तो जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे शोलापुर के, उन लोगों ने पुलिस पोस्ट पे अटैक किया, म्यूनिसिपल बिल्डिंग पे अटैक किया, लॉ कोर्ट, रेलवे स्टेशंस, जितनी भी हम लोग बात कर रहे हैं जो ब्रिटिश रूल को सिम्बलाइज करते थे, उन सब पे अटैक किया। तो जितना भी एक डरे हुए जो गवर्नमेंट थी ना, उसने क्या रिस्पॉन्ड किया, एक ब्रूटल रिप्रेशन का पॉलिसी इन लोगों ने अडॉप्ट किया। ब्रूटल रिप्रेशन इट मीन्स आओ देखा ना ताओ, लोगों को मारना पीटना पूरे ढंग से शुरू किया। अब पीसफुल सत्याग्रहीज वर अटैक्ड, इनके ऊपर पीसफुल सत्याग्रहीज के ऊपर अटैक किया गया। विमेन चिल्ड्रन को पीटा गया। एंड अबाउट अगर हम बात करें तो 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड, इतने सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। अब उस सिचुएशन में गांधी जी क्या करेंगे कि भाई ये तो बहुत ही दहशत हो रही है, बहुत जगह वॉयलेंस क्रिएट हो रहा है। उन्होंने बोला भाई मैं तो जा रहा हूँ अब इस मूवमेंट को जस्ट कॉल ऑफ करने, ठीक है, वापस लेने। अब इस बीच वो घुसेंगे गांधी इरविन पैक्ट पे, जो कि 5 मार्च 1931 को साइन हुआ, जिसके अकॉर्डिंग ये हुआ कि गांधी जी इनका कंसेंट मिला कि मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करूंगा। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फर्स्ट वाला ऑलरेडी बायकॉटेड था। एज सच हमारी बुक में एनसीईआरटी में 10th की इतना डिटेल में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ है। तो आपका जो बेसिकली जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, उसे तो इन लोगों ने बायकॉट कर दिया था, वो अटेंड करने के लिए कोई नहीं गया। लेकिन अगर हम बात करें लंदन में जब ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा था, तो जो गवर्नमेंट थी वो एग्रीड हो गई कि हम भाई पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ करेंगे, जिनको भी हमने पकड़ के जेल में बंद रखा है। अब एक चीज़ और देखने की है, 31 में इन्होंने गांधी इरविन पैक्ट दोनों के बीच में साइन हुआ, और दिसंबर में गांधी जी चले जाते हैं लंदन अपने कॉन्फ्रेंस के लिए। बट द नेगोशिएशन बेसिकली
हम यहाँ पे थे ना, द नेगोशिएशन ब्रोक डाउन एंड ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड। जो नेगोशिएशन होना था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, वो नहीं हो पाया, वो जस्ट ख़त्म सा हो गया और डिसअपॉइंटमेंट ले करके वो वापस लौट गए, तो हताश होकर के। अब जब इंडिया आते हैं तो क्या देखते हैं कि भाई गवर्नमेंट ने दोबारा से अपना दहशत वाली चीज़ें शुरू कर दी हैं। गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता जो है वो जेल में हैं। कांग्रेस को डिक्लेयर कर दिया गया इलीगल पार्टी, और बहुत ही सीरीज़ ऑफ मेजर्स इन लोगों ने इम्पोज कर दिया कि मीटिंग कोई नहीं करेगा, डेमोन्स्ट्रेशन कोई नहीं करेगा, बाइकॉट कोई नहीं करेगा। मतलब ये चीज़ें ब्रिटिशर्स की तरफ से हमारे ऊपर हुई। अब हुआ क्या, महात्मा गांधी ने इन सब चीज़ों का क्या लेते हुए एक बहुत ही बड़ा कदम लिया और उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को दोबारा से रीलॉन्च किया। ठीक है, और ओवर ए ईयर मूवमेंट कंटिन्यू हुआ, लेकिन 1934 तक बेसिकली ये पहला वाला जो मोमेंटम था, पहली वाली जो चीज़ थी, अब ये मूवमेंट में वो चीज़ नहीं रही। तो जितने भी पार्टिसिपेंट थे बेसिकली उन्होंने मूवमेंट को कैसे देखा, हम यहाँ पे कुछ चीज़ें करेंगे। हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट। तो यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट होगा गुजरात एंड जाट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। इनफैक्ट आप ये हेडिंग भी लिख सकते हैं पार्टिसिपेंट में, फर्स्ट गुजरात, पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। इनका क्या वे था, स्वराज का मतलब क्या था, इनका पार्टिसिपेशन कैसा था। तो हमें पता है कि भाई ये लोग पहले जो कंट्री साइड में जितने भी रिच पीजेंट कम्युनिटीज़ थी, जैसे पाटीदार ऑफ गुजरात और जाट से उत्तर प्रदेश के, बहुत ज़्यादा हाइपर तो नहीं बोलेंगे पर एक्टिव थे ये लोग मूवमेंट में। अब चूँकि ये लोग प्रोड्यूसर्स थे कमर्शियल क्रॉप के, अच्छा खासा इनका बिजनेस फिगर चलता था, लेकिन दे वर वेरी हार्ड हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन। जब इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ, आर्थिक मंदी हुई, प्राइसेस वगैरह गिर गई, तो इनको बहुत ही नुकसान हुआ। अब हुआ क्या, जो इनकी कैश इनकम थी वो धीरे धीरे गायब सी हो रही थी। अब इनके लिए बड़ा इम्पॉसिबल सा हो चुका था कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू डिमांड को पूरा कर सके। तो इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट को रेवेन्यू देने के लिए रिफ्यूज़ कर दिया और या तो बोला कि रेवेन्यू कुछ रिड्यूस करिए। अब गवर्नमेंट ने मना कर दिया उस चीज़ को कि भाई हम तो ऐसा काम करेंगे नहीं। तो इनमें वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट हो गया, क्रोध की भावना जाग गई। तो जितने भी रिच पीजेंट्स थे बहुत ही ज़्यादा एंथुजियास्टिक, बहुत ही उत्साहित होकर के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इनकी कम्युनिटी ने। ठीक है, इनफैक्ट एट टाइम फोर्सिंग रेलिक्टेंट मेंबर टू पार्टिसिपेट इन बाइकॉट प्रोग्राम। बल्कि ऐसे लोग जो अनिच्छुक थे, रेलिक्टेंट मतलब नहीं चाहते थे पार्टिसिपेट करना, लेकिन उनको भी ज़बरदस्ती बाइकॉट प्रोग्राम में शामिल करवाया। अच्छा, फॉर देम द फाइट फॉर स्वराज वॉज स्ट्रगल अगेंस्ट द हाई रोड। इनके पास स्वराज इनके पास मूवमेंट में जाने का मतलब सिर्फ ये था, या स्वराज का मीनिंग इनके लिए क्या था, रेवेन्यू के अगेंस्ट स्ट्रगल करना ही स्वराज है, ये इनकी सोच थी। ठीक है, बट दे वर डीपली डिसअपॉइंटेड, बड़े ज़्यादा हताश हुए जब मूवमेंट को गांधी जी ने वापस ले लिया। अब विदाउट द रेट्स, रेवेन्यू रेट्स बीइंग रिवाइज, मतलब रेवेन्यू रेट्स में कोई भी रिवाइज नहीं किया ब्रिटिशर्स ने, और गांधी जी ने उसको कॉल ऑफ कर लिया। तो ये लोग बहुत ही हताश हो गए, दुखी हो गए। और जब गांधी जी ने रीस्टार्ट किया तो काफ़ी लोगों ने ये बोला नहीं भाई हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उन्होंने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। अब ये हमारा पहला पॉइंट था। ठीक है, ये हमारा होगा दूसरा पॉइंट। तो दूसरे पॉइंट को भी बड़े तरीके से याद करो। क्या, यहाँ पे हम पुअर पीजेंट्री क्लास की बात करेंगे। अब पुअर पीजेंट्री क्लास क्या देखते हैं, यहाँ पे हम ये बोलेंगे सिर्फ इनका जो इंटरेस्ट था रेवेन्यू डिमांड को लोअर करना ही नहीं था। उनमें से बहुत सारे जो लोग थे वो स्मॉल टेनेंट्स हुआ करते थे, कल्टीवेट किया करते थे लैंड को, लैंडलॉर्ड इनको रेंट पे दिया करते थे, उस पे वो लोग कल्टीवेशन करते थे। जब इकोनॉमिक डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था, कैश इनकम इनके पास आ नहीं रही थी, तो स्मॉल जो टेनेंट्स थे, जो मज़दूर थे, उन्होंने डिफ़िकल्ट, अपने आप को बहुत ही कठिन तरीके से अपने रेंट को ये लोग बेचारे पे कर पाते थे। और ये लोग क्या चाहते थे कि भाई हमें अब रेंट में एक छूट मिल जाए। और स्टार्टिंग में इन्होंने बहुत सारे रेडिकल यानी कि जितने मूवमेंट हुए सब में पार्टिसिपेट किया, जो कि सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट लोग लड़ा करते थे या स्टार्ट किया करते थे। अच्छा, अब हुआ ये कि दिन पे दिन ये जो इश्यूज था वो राइज हो रहा था। कांग्रेस अनविलिंग थी इन लोगों को सपोर्ट करने में, रोड एंड नो रेंट कैंपेन में पार्टिसिपेट करने के लिए कांग्रेस ने कोई ख़ास काम नहीं किया। तो रिलेशनशिप
बिटवीन द पुअर पीजेंट और कांग्रेस का था वो बिल्कुल ख़त्म सा ही था, दोनों एक दूसरे से अलग थे। अच्छा, अब हम बात करेंगे बिजनेस क्लास का। तो बिजनेस क्लास ने इसको कैसे लिया, ये आप थर्ड पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आप खुद देखो ना, ऊपर हमने जो पुअर पीसेंट्री क्लास पढ़ा, जब कांग्रेस रेल्यूक्टेंट है, उन लोगों को सपोर्ट नहीं कर रही है, तो गांधी जी ने जब दोबारा मूवमेंट स्टार्ट किया 34 में, तो भाई वो क्यों सपोर्ट करेंगे, राइट। अब यहाँ पे बिजनेस क्लास की बात करेंगे। अब ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड हुआ ये कि जितने भी इंडियन मर्चेंट्स थे, इंडस्ट्रीज थे, उनको ह्यूज प्रॉफिट हुआ, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए, क्योंकि उनको अपना बिजनेस एक्सपेंड करने को मिल गया। क्यों? क्योंकि वॉर, ब्रिटेन तो पार्टिसिपेट कर रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उनकी इंडस्ट्रीज़ पूरा लगी हुई थी वॉर नीड्स को पूरा करने के लिए। तो इन लोगों ने हमें ये बोल दिया कि भाई तुम भी वॉर जो गुड्स होते हैं उनको प्रोड्यूस करो, तो हमारे बिजनेस को थोड़ा हाइप मिला। अब ये चाहते थे कि जो इंपोर्ट कर रहे हैं हम फॉरेन गुड्स, उनसे हमें प्रोटेक्शन मिले, क्योंकि कंपटीशन होगा, फॉरेन गुड्स इंडिया में आएंगे तो हम फॉरेन गुड्स से कम्पीट भाई नहीं कर सकते, वो तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके के हैं, बहुत ही गुड क्वालिटी के हैं, तो हमारी इंडस्ट्री उनसे कोप अप नहीं कर सकती ना। तो यहाँ पे हमने ये बोला कि जो रूपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज है, जाहिर सी बात है इंपोर्ट होगा तो हमारी करेंसी बाहर जाएगी, उनकी करेंसी, ये तो फ़ायदा होता है। तो इन हमारी जो रूपी स्टर्लिंग वहाँ का करेंसी की बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इंपोर्ट को डिस्करेज करेगा। तो बिज़नेस को ऑर्गेनाइज कराने के लिए हमने क्या फॉर्म किया, हमने इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस को फॉर्म किया, और फिक्की को भी हमने फॉर्म किया, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो कि आज भी है। कब फॉर्म किया? 1927 में। ठीक है, और इसको लेड किसने किया, इसकी जो मेन प्रोमिनेंट लीडर थे वो कौन थे? पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, जीडी बिरला, जो टॉप के इंडस्ट्रिस्ट वहाँ हुआ करते थे। इन लोगों ने कॉलोनियल कंट्रोल के ऊपर अटैक किया, हमारी इकोनॉमी के ऊपर जो भी उनका कंट्रोल था उसके ऊपर अटैक किया। और इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था तो खूब सपोर्ट किया। दे हैव फाइनेंशियल असिस्टेंट रिफ्यूज टू बाय और सेल इम्पोर्टेड गुड्स, इनको स्टार्टिंग में दे गेव, इन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया कि रिफ्यूज़ करो इम्पोर्टेड गुड्स को। ठीक है, मोस्ट बिजनेसमैन केम टू सी स्वराज एज अ टाइम व्हेन कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द बिजनेस वुड नो लॉन्गर एग्जिस्ट। और इनके ही से स्वराज का मतलब ये था कि हमारे बिजनेस पे कॉलोनियल जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो चीज़ें लगी हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस कॉलोनियल की, वो जिस दिन हट जाएगी ना हमारे बिजनेस पे, उस दिन हमारे यहाँ पे स्वराज आ जाएगा। ठीक है, बट ट्रेड इंडस्ट्री वुड फ्लरिश विदाउट कॉन्स्टेंट, और हमारी इंडस्ट्री वगैरह तभी फ्लरिश होगी जब हमारे ऊपर कोई भी नियम या कानून वगैरह नहीं होगा। कॉन्स्टेंट का मतलब ये होता है। बट आफ्टर द फेलियर ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बिजनेस ग्रुप वर नो लॉन्गर ऑन यूनिफॉर्मली एंथुजियास्टिक। जाहिर सी बात है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद जो बिजनेस ग्रुप था वो एंथुजियास्टिक नहीं थी। They were apprehensive of spread of militant activities and worried about the prolonged disruption of business as well as of the growing influence of the socialism amongst the younger member of the Congress। मतलब कुल मिला के ये चिंतित थे कि जो डिसरप्शन हो रहा है, हमारा बिजनेस ठप पड़ा हुआ है, सोशलिज्म का इन्फ्लुएंस ज़्यादा पड़ रहा है, जो यंग मेंबर ऑफ कांग्रेस हैं वो ज़्यादा सोशलिज्म में फॉलो कर रहे हैं, ये सब चीज़ें उनको बहुत ही चिंता का विषय थी। और इसीलिए वो लोग सेकंड टाइम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बहुत ही ल्यूकवार्म रहेगा पार्टिसिपेशन, राइट। तो यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं। आगे हम देखेंगे क्या, हमारा ये बेसिकली बिजनेस क्लास का एक कौन सा पॉइंट था, ये हमारा थर्ड पॉइंट था, राइट। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास, इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे, ये हमारा 4 पॉइंट है। एक्सेप्ट इन नागपुर, क्योंकि इंडस्ट्रीज जो थे वो कांग्रेस के क्लोज थे, वर्कर्स बेचारे अलग पड़ गए थे, अकेले थले के पड़े हुए थे, और वर्कर्स नहीं चाहते थे सिविल डिसोबीडियंस में पार्टिसिपेट करना, क्योंकि कुछ आइडिया इन्होंने अडॉप्ट किया, बाइकॉट फॉरेन गुड्स का किया इन्होंने, अपने खुद के मूवमेंट जो लो वेजेस के अगेंस्ट थे और पुअर वर्किंग कंडीशन थी, इन सबको इन्होंने स्टार्ट किया
कुछ जगह पे रेलवे जो वर्कर्स थे उन्होंने स्ट्राइक किया 1930 में, जो डॉक वर्कर्स थे शिप यार्ड्स वगैरह पे 1932 में उन्होंने अपने इस चीज़ों पे स्ट्राइक वगैरह किया। 1930 तक 1000 ऑफ वर्कर्स छोटा नागपुर माइंस की बात करें, उन्होंने गांधीयन कैप्स पहना और प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया, रैलीज़ में पार्टिसिपेट किया, रैलीज़ को मतलब प्रोटेस्ट करना शुरू किया रैली के थ्रू, कैंपेन को बाइकआउट किया। लेकिन कांग्रेस जो थी वो रिल्यूक्टेंट थी वर्कर्स को इंक्लूड करके, उनकी डिमांड्स को लेकर के और उनकी डिमांड्स को पार्ट नहीं बनाना चाहती थी अपने स्ट्रगल प्रोग्राम का। ठीक है, तो इनको ये लगता था कि भाई ये चीज़ें ना हमें एलिनेट कर रही है, अलग थलग कर रही है, और इसलिए ये लोग जब दूसरी बार रीलॉन्च हुआ तो उसमें पार्टिसिपेट इन लोगों ने नहीं किया। अब ये पांचवा हम करेंगे पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन। अब ये क्या था पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन, तो ये देखते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या था, इनफैक्ट ये फीचर्स भी हैं हमारे, ठीक है। लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन था विमेन का। अब गांधी जी की बात करें तो ड्यूरिंग द सॉल्ट मार्च 1000 ऑफ विमेंस जो थी वो अपने घरों से बाहर निकली, गांधी जी को सुनने आई। इन लोगों ने मार्च में प्रोटेस्ट करने के लिए इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, सॉल्ट को बनाया एंड फॉरेन क्लोथ्स को पिकअप अप किया, लिकर शॉप को उखाड़ के फेंकने में मदद की। बहुत सारी औरतें जेल में गई। अर्बन एरियाज़ में ये वुमेन थी जो हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, और रूरल एरिया में वो रिच पीजेंट क्लास से बिलोंग करती थी। अगर हम गांधी जी की एक कॉल की बात करें तो ये अपनी सर्विसेज को रेंडर करने अपने नेशन के प्रति एक अपना पवित्र ड्यूटी मानती थी। लेकिन हुआ ये कि दिस इंक्रीज पब्लिक रोल डिड नॉट नेसेसरली मीन एनी रेडिकल चेंज इन द वे द पोजीशन ऑफ द वुमेन वाज विजुअलाइज्ड। मतलब ये जो चीज़ें थी, जो पब्लिक रोल था उनका, इसका मतलब ये नहीं कि जो रेडिकल चेंज हुआ गया होगा उनकी पोजीशन में, जो चीज़ें दिख रही थी, मतलब कि औरतों का रोल टोटली चेंज हो गया होगा। गांधी जी वॉज कन्विंस दैट इट वॉज अ ड्यूटी ऑफ अ वुमेन। गांधी जी का सोच था कि भाई ड्यूटी वुमेन की एक वो होती है कि अपने घर बार को पहले देखे, हाउस होल्ड चोर्स को देखे, अच्छी माँ बने, अच्छी वाइफ्स बने। और कांग्रेस वॉज रेलिक्टेंट टू अलाउ वुमेन। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि मतलब कि रेलिक्टेंट टू अलाउ वुमेन टू होल्ड एनी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अनिच्छुक थे वो ऑर्गेनाइजेशन में कोई टॉप की पोजीशन देने में। तो इट वॉज कीन ओनली ऑन देयर सिम्बॉलिक प्रेजेंस। कुल मिला के हम ये लोग बोल सकते हैं ये सिर्फ इनका ये एक सिम्बॉलिक प्रेजेंस हुआ करता था औरतों का। तो यहाँ पे हम इस लेक्चर को करेंगे ख़त्म। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन। लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस बेटा हम बाद में करेंगे। थैंक यू।